हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएस एंड पीसीएस। हमारा जो नितिन सिंघानिया का इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर चल रहा है, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। दो पिलर्स हमारे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर हो गए हैं। थर्ड पिलर जो कि है बेरोजगारी से रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, इसके बारे में डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर के अंदर। जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं तो उसकी डेफिनेशन में हमें कुछ फीचर्स को ध्यान में रखना चाहिए। राइटर सबसे पहले डेफिनेशन देने से पहले ये बोल रहे हैं कि देखो, अनएम्प्लॉयमेंट, जब भी बेरोजगारी के बारे में बात होती है ना, तो उसके कुछ प्रमुख फीचर्स होते हैं जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए। जैसे ऐसा कहा जाता है, बुरे वक्त की एक अच्छी बात होती है कि वो भी परमानेंट नहीं रहता। ऐसी बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी ऐसा नहीं है कि किसी के साथ जुड़ गई है, किसी को बहुत टाइम तक जॉब नहीं मिल रही है, वो थोड़ा बड़ा हो गया है, उसका सरकारी एग्जाम यूपीएससी वगैरह क्लियर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी यूटिलिटी नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है, ये थोड़ी ना है कि कभी यूटिलिटी नहीं रहेगी आपकी लाइफ में। ऐसी बेरोजगारी भी है। इट इज नॉट परमानेंट इन नेचर। लाइफ में नथिंग इज परमानेंट। दूसरा फीचर इसका, यहां पर सिर्फ बेरोजगारी उन लोगों के लिए यूज करी जाती है जो कि वर्किंग एज पॉपुलेशन का पार्ट है, और वर्किंग एज पॉपुलेशन को 15 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स तक माना जाता है। यानी कि एक बच्चा जो पैदा हुआ है, अब आप उससे ये थोड़ी ना बोलोगे मयूर ये बेरोजगार पैदा हुआ है तेरे घर में, या किसी के घर में कोई बुजुर्ग है तो शाइनी एक बार बताओ, आप दादा दादी को थोड़ी ना बोलोगे घर के बर्डन है ये तो बेरोजगार से पड़े हुए हैं, खाते पीते रहेंगे बस दिन भर, ये बना दो वो बना दो, है ना। और दूसरे दूसरी एक और चीज है कि एक तो इतनी एज 15 साल से लेकर 60 साल तक, एक एक चीज और, अब वो लोग अगर 15 से 60 साल के बीच में भी हैं, इससे पीछे वाले और इसके आगे वाले, उनको बेरोजगार की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। प्लस ये जो 15 से 60 ईयर्स का जो ये एज ग्रुप है, इसके अंदर दोस्तों एक चीज और देखी जाएगी, वो पर्सन जिस भी काम के अंदर एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, एटलीस्ट दे शुड बी मेंटली और फिजिकली फिट फॉर दैट वर्क। किसी को मे नॉट गॉड डू सो, किसी भी तरह की फिजिकल एलिमेंट है, कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, साइकोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है, मेंटली पर्सन अनस्टेबल है, फिट नहीं है, तो आप उससे ये नहीं कहोगे कि बोझ है ये वो है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, और किसी के साथ बाय बर्थ या कैसे भी करके लाइफ की किसी भी एज में हो सकता है। जरूरी नहीं है कोई पर्सन विकलांग पैदा हुआ हो, मे नॉट गॉड डू सो, टांग तो बाद में भी टूट सकती है, लूला लंगड़ा तो पर्सन बाद में भी हो सकता है। तीसरा फीचर, ये जो एबिलिटी टू वर्क है ना, 15 से 60 साल के लोगों को जो हम बोल रहे हैं, इतना वर्ग, जो इतना एज ग्रुप के जो लोग हैं, उनको बोलेंगे हम लोग दैट पर्सन जो है, दो मतलब जिनको काम नहीं मिल रहा, वो बेरोजगार है। अब वो फिजिकली फिट भी हैं, मेंटली फिट भी हैं, और इस 15 साल से लेकर 60 साल की कैटेगरी में भी आते हैं। लेकिन यहां पर एक तीसरी चीज ये भी देखी जाती है, हरामखोरी ना हो उस पर्सन के अंदर। एटलीस्ट देयर शुड बी विलिंगनेस टू वर्क। करना ही नहीं चाहता, ढीठ की तरह बर्डन बनकर के रोटी पानी सब्जी भेल पूड़ी चाट मसाला पिज्जा बर्गर ये सब तो मिल ही रहा है, बोझ बनकर बैठे हो घर वालों पे, काम करना ही नहीं है, जॉब के ऑफर आ रहे हैं, मना कर देना है, नहीं मुझे नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना। देयर शुड बी सम विलिंगनेस टू वर्क इन द पर्सन। एज भी है, सब कुछ चीज़ें फेवर में काम भी कर रही है, लेकिन फिर भी पर्सन काम नहीं करना चाहता ना, तो ये है सरासर एग्जाम्पल हरामखोरी का। उसके बाद देयर फोर, एक अनएम्प्लॉयड पर्सन जो होता है, ही और शी इज वन जिसके पास एबिलिटी हो काम करने की, ठीक है, वो विलिंगली काम करना चाहे, और उसकी एक वर्किंग एज कैटेगरी के अंदर वो हो 15 से 60 साल, ठीक है, बट डज नॉट गेट वर्क एट द करंट वेज रेट। ठीक है, ये एक बेरोजगार पर्सन की डेफिनेशन होती है। करंट वेज रेट जो चल रहे हैं उस पर कोई काम मतलब उसको ना मिले, वो करना चाह रहा है, देखना जरा, बेरोजगारी में तीन चीजें हैं। एबिलिटी है, एबिलिटी का मतलब यहां पर ये होता है, मैं डिफाइन कर देता हूं उसको, येलो कलर यूज कर रहा हूं मैं, देख लेना।
वो मेंटली फिट है, वो फिजिकली फिट है, विलिंगनेस टू वर्क, काम करना चाह रहा है, देर इज नो हराम खोरी इन द पर्सन, मुफ्त की रोटियां तोड़नी नहीं है उसे, उसका उसके मन में ही नहीं है ऐसा कोई हराम खोरी करना। वर्किंग एज के अंदर है, 15 साल से कम का नहीं है बच्चा, 60 साल से ऊपर का कोई बुढ़ा नहीं है या बुढ़ी नहीं है, और सारे पुर्जे वुर्जे सब फिट हैं, ठीक है, सब ठीक है। लेकिन जिस करंट वेज रेट पर उसको जो जॉब ऑफर होती है, उसके एरिया के हिसाब से, उसकी स्किल के हिसाब से, या मार्केट में जो भी रेट चल रहे हैं, आपको एक बात बताओ जरा दिवजोत, आपको कोई बोले कि तुम ना हमारे यहाँ पढ़ा लो, 10 रुपए पर घंटे पे पढ़ा लो, अब ये करंट वेज रेट है क्या, बताना जरा, ये 10 रुपए पर घंटे। आप उससे बोलोगे ना अबे वो भूतनी के, इससे ज्यादा तो रिक्शे के लग जाते मेरे। हाँ, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इतने वेज रेट पे तो कोई काम करने को तैयार नहीं होगा। अब बात करते हैं रीजंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत के अंदर बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या है। एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी स्लो है। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो होती है ना, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो होने का यहाँ पर ये मतलब है कि प्रोजेक्ट्स वगैरह ना कम आते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट्स वगैरह स्लो रेट पर आते हैं। लेकिन भैया प्रोजेक्ट स्लो आ रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हो रही है, हाईवेज रेलवेज का निर्माण कम हो रहा है, लेकिन जनता का सेक्स थोड़ी ना कम हो जाएगा। आबादी तो बढ़ती चली जा रही है ना। डिप्रेशन मिटाना है, बेरोजगारी का जो पेन है वो मिटाना है, तो भैया सेक्स तो होगा, ठीक है। और पर्सन अगर फुल मूड में है तो बिना कॉन्डम के होगा। तो ये चीज़ ना मैच नहीं कर पाती है। आपको ये मजाक लग रहा होगा कि ये क्या बातें बोल रहे हैं, लेकिन यही होता है कि पॉपुलेशन के बढ़ते के हिसाब से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, ये मैच नहीं कर पाती है। होता क्या है फिर, इसकी वजह से जब प्रोजेक्ट स्लो होते हैं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं देश के अंदर, वो इतनी ज़्यादा इस हद तक क्रिएट नहीं हो पाती कि सबको जॉब मिल जाए, सबको रोजगार मिल जाए। दूसरा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं लिखा हुआ है, एक्सप्लोजन यानी कि ओवर सेक्स। प्रॉपर इम्प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम। इम्प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम की वजह से, जैसा कि अर्पित ने कल पॉइंट आउट करा था, इसकी वजह से स्किल डेवलपमेंट हो नहीं पाती। बोला था ना अर्पित आपने, स्किल्स डेवलपमेंट हो नहीं पाती। फिर जब स्किल्स ही पर्सन को नहीं मिल पाएंगी, तो जो कंपनीज है ना, वो फिर पर्सन को हायर करने से कतराती हैं। अब कंपनियां अर्पित क्या होता है, ऐसी थोड़ी ले लेती है, वरना अगर ऐसे ही लेना हो तो सारे गोल्ड मेडलिस्ट को उठा ले, मतलब वो करके, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी चाहे कैसे भी हो। इंटरव्यू वगैरह क्यों होता है, वरना फिर उतनी अगर उनके अंदर स्किल्स दिखती नहीं है तो अगेन उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। ये अगला पॉइंट यही है, मिसमैच बिटवीन कंपनी की जो रिक्वायर्ड स्किल्स होती हैं, यूनिवर्सिटीज वगैरह में जो पढ़ाया जाता है उतनी स्किल्स होती नहीं। अब देखो, कहने को नाइन्थ में, ये 12th में मेरे 98.25% आए। आई वेंट टू हिंदू कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब किसी को सुन के कैसा लगेगा कि यार वाओ यार, ये तो हिंदू कॉलेज से पास आउट है, 98.25% आई है। एक बार इम्प्रेस होने से पहले इतना सुन लो कि मैं कॉलेज टोटल 36 बार गया था 3 साल में, और वो भी जब फेस्ट या कोई सुंदर लड़की आई होती थी तब, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई घंटा पढ़ाई नहीं होती थी। और 36 बार जाने का मतलब आप ये समझ सकते हो, जब मैं ऑन रिकॉर्ड ये वाली चीज़ बोलूँ कि सिर्फ 36 बार 3 साल के अंदर, तो यानी कि ऐसा तो नहीं है कि मेरी अटेंडेंस नहीं लगती होगी, आराम से लग जाती थी अप्रोच के माध्यम से। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं कुछ साल पहले पलट कर देखता हूँ इस चीज़ को, तो मुझे लगता है यार फिर इस मेहनत का मतलब ही क्या रहा मेरी ज़िंदगी के अंदर। ये वाली, ये परसेंटेज है, लोग मुझे होशियार समझेंगे, हालांकि वो अच्छी चीज़ है कि कॉलेज के 3 साल तो बर्बाद हो गए मेरे, लेकिन उस 12th के परसेंटेज के बेसिस पर जो मैंने ट्यूशंस पढ़ाई, जो मैंने अपने आप को स्किल को पॉलिश करा, उस 12th के सब्जेक्ट जो थे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वगैरह, आज के बेसिस पर, उसके बेसिस पर मैं यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ, खुद यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर पा रहा हूँ, खुद एमपीपीएससी क्लियर करने के बाद डीएसपी बन पाया। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर, लेकिन वही चीज़ है कि कॉलेज से पास आउट होने के बाद भी कोई प्लेसमेंट ना लगना, ह्यूमैनिटीज़ वालों की कदर ना होना, 12th में 3 परसेंटेज लाने के बाद भी,
और अगर पर्सन अगर ऐसा करके, जैसा कि मैंने कोई भी स्किल्स को एक्वायर नहीं करा, अब मैं सिर्फ इसके भरोसे कहीं पर जॉब लेने पहुंच जाऊं, तो आई विल बी रिजेक्टेड। एंड दिस, यहाँ पर देखो सिर्फ इकोनॉमिक एंगल मत देखो, फिर यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल एंगल भी पैदा होता है दोस्तों, कि पर्सन को जब फिर जॉब नहीं मिलती है तो होपलेसनेस की सिचुएशन है, डिप्रेशन की सिचुएशन लाइफ में होना। इसलिए जो लोग कॉलेज के लिए पढ़ते रहते हैं मैं उनको बोलता हूँ बेवकूफ हो। कॉलेज का टाइम गोल्डन टाइम होता है, प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। सबसे पहला लोकसभा प्रोटोकॉल, राज्यसभा प्रोटोकॉल से शुरू करो, जाते जाते एमपीपीएससी तक जाओ, उसके बाद गो फॉर यूपीएससी। आराम से निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे, मक्खन की तरह निकलेंगे। लिमिटेड इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट प्लानिंग, ठीक है। सरकार जो भी प्लानिंग करती है, बजट लेकर आती है हर साल, इकोनॉमिक सर्वे में उसकी पास परफॉर्मेंस जो रहती है और जो फ्यूचर एक रहता है, एक पूरा का पूरा एक जो प्लानिंग रहती है, उसका बहुत ही लिमिटेड इफेक्ट होता है, क्योंकि वो चीज़ थ्योरेटिकल बहुत अच्छी होती है लेकिन इंप्लीमेंटेबल नहीं होती है, और देखने को भी नहीं मिलती कि इंप्लीमेंट हुई भी है कि नहीं हुई है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, वैसे तो हम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक कंसेप्ट है जिसको हमने 9th-10th क्लास में पढ़ते थे, अब आपने से बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, तो एक बारी चलो रिकॉल करते हैं इन मेमोरीज को। अंडर एम्प्लॉयमेंट, 9वीं 10वीं क्लास में हमने स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर वगैरह में इन सारे कंसेप्ट को सुना था। 10वीं की जब बोर्ड दे रहे थे तो उस बुक के अंदर भी, इकोनॉमिक्स की बुक के अंदर इसका जिक्र होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट का। क्या होता है ये? जब लोग जो होते हैं दे आर एम्प्लॉयड बिलो देयर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, यानी कि आपने, आपके पास एमबीए की डिग्री है और कोई आपको जो जॉब ऑफर कर रहा है वो बोल रहा है तुम चाय की दुकान पर चाय की दुकान पर, कॉफी की दुकान पर काम कर लो, मैगी पॉइंट पर काम कर लो। अब पर्सन को कहीं और जॉब मिल नहीं रही है, और मान लो कि वो सच में ऐसा काम करने लगा। अब ये मत बोल देना मयूर कि एमबीए चाय वाला भी तो है ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। व्हेन पर्सन्स आर एमबीए चाय वाला का वो आइडिया है, ब्रांड तो उसका बन गया है, लेकिन जो लोग क्या उसके काम कर रहे हैं, क्या सारे एमबीए लोग हैं? ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं भी है। व्हेन पर्सन्स आर एम्प्लॉयड बिलो देयर एजुकेशन और स्किल, जितना उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके शिक्षा हासिल करी, जितनी उनकी स्किल लेवल है, जब उसके हिसाब से उनकी उतनी कदर ना हो इकोनॉमी के अंदर, उतने की जॉब ही नहीं मिल रही जितने के लिए पर्सन पढ़ा था, इट इज टर्म्ड एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। और इस सारी तरह की बेरोजगारी दोस्तों आप सब लोगों को यूपीएससी के छात्रों में देखने को भर भर के मिलेगी, जितनी भी तरह की टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये दो टाइप की हो सकती हैं, एक विजिबल नेचर की और एक इनविजिबल नेचर की। विजिबल नेचर की कैसे, कोई मुझे बता सकता है क्या? हालांकि हम बात करेंगे इसके बारे में आगे, अभी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। विजिबल नेचर की कैसे, अंडर एम्प्लॉयमेंट? हाँ, मतलब काइंड ऑफ पर्सन जो है उसको पता है कि मेरे पास डिग्री है, ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी जॉब अभी मिलेगी नहीं इकोनॉमी के अंदर। क्या हम ये कह सकते हैं अर्पित, शाइनी, कोविड के बाद लोग कैसा भी काम करने को तैयार थे जिनके परिवार कैसे भी नहीं चल पा रहे थे? मान लो कोई एक पर्सन है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक पर्सन है, वो पायलट है साल 2019 तक, एक डिकेड हो गया उसको काम करते करते। अगले दिन कोविड जब आया, कुछ हफ्तों के बाद उसे इंडिगो की तरफ से, इंडिगो में पायलट था, उसे कॉल आता है कि कल से मत आइएगा, घर तो चलाना ही है, लोन पे बड़ी सारी चीज़ें ले रखी हैं। तो शाइनी मुझे एक बात बताओ, क्या ये पर्सन कहीं पर भी कैसा भी काम करने को तैयार हो नहीं जाएगा अपने बच्चों के लिए, उनकी फीस भरने के लिए, घर चलाने के लिए, राशन चलाने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए? बताओ, क्या ऐसे लोग आपने देखे सुने जो कि बोलते थे आपके घर वालों से या कहीं से भी, भगवान ना करे कोई ऐसा दिन देखे, लेकिन फिर भी क्या ऐसे सुने कि कोई बोल रहा है आपसे या आपके घर वालों से, आपके पापा मम्मी से कि सर जी, मैडम जी, जैसा भी काम हो बता देना, ज़रा बड़े परेशान चल रहे हैं, है ना? ये चीज़ होती है, बात करेंगे हम आगे इनविजिबल और इनविजिबल नेचर की, इसकी डिटेल में, अभी के लिए छोड़ते हैं इसको। क्या ये वाली चीज़ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आई? अब कुछ कंसेप्ट देखते हैं हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। एक लेबर सप्लाई, कुछ कंसेप्ट हैं, मतलब अगर हमें बेरोजगारी के टॉपिक में डीप डिग इन करना है तो उसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे।
नंबर वन है लेबर। हाँ बताओ बताओ। मैं वही कह रहा हूँ कि हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ, इसमें देख लो ये आने वाला है, ये भर भर के आएंगे सारे के सारे, ये ठीक है। वेज रेट ऊपर जो हमने पढ़ा, हाँ ठीक है, ये जो करंट वेज रेट, हाँ। यार यहाँ पर क्या है, जो अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली है ना, यार ये एक सिचुएशन ऐसी है कि चलो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ना, अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो उनको भी तो मयूर लिबर्टी कि वो कितने पे हायर करना चाहे, कितने पे रखना चाहे, क्या रखना चाहे। और दिक्कत तो सबसे ज्यादा होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वालों को। करंट वेज रेट मतलब यहां पर ये चीज होती है कि जो इकोनॉमी में जो चीजें जितनी महंगी चल रही, दाम उतने चल रहे, तो आपकी कम से कम सैलरी इतनी तो हो कि आप चीजें अफोर्ड कर पाओ, एक किराए का घर अफोर्ड कर पाओ, राशन अफोर्ड कर पाओ, स्कूटी में पेट्रोल डलवाना अफोर्ड कर पाओ, और मोबाइल का रिचार्ज अफोर्ड कर पाओ। जब ये सारी चीजें मीट हो सके तब तो जॉब को जॉब कहेंगे ना, है कि नहीं। लेकिन पर्सन जो है यहाँ पर काम काबिल, मतलब काबिल भी है, फिजिकली फिट भी है, मेंटली फिट भी है, वर्क भी करना चाहता है, हरामखोरी भी नहीं है, और वर्किंग एज ग्रुप का पार्ट भी है, लेकिन करंट वेज रेट पर नहीं मिल पाता उसको ये वाला काम। और जब ऐसी कोई सिचुएशन होगी, चलो वो करंट वेज रेट से कब भी कम पे काम करने को हो जाए तो चलो एम्प्लॉयड हो गया, लेकिन फिर उसकी लाइफ में क्या दिक्कत रहेगी। एक तो बहुत सारी चीजें अफोर्ड ना कर पाने की, स्केयर सिटी, और स्केयर सिटी किसको बर्थ देती है, पॉवर्टी को। क्योंकि स्केयर सिटी को मिटाने के लिए अभी आप सिचुएशन समझो, जब भी आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे ना, ये काम वाली या फिर जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, ये लोग क्यों अपने घर वालों को, खानदान वालों को छोटे छोटे मीनियल कामों में लगा देते हैं। उनको ये लगता है घर चलाने के लिए 5,000 रुपए चाहिए, एक घर का पर्सन सिर्फ 500 रुपए, 1,000 रुपए इकट्ठा कर पाता है, तो 10 के 10 या पांचों के पांचों को लगा दो काम पे, अलग अलग काम पे, जोड़कर 5,000 मिल बन जाएंगे। उस चक्कर में शिक्षा पूरी हो नहीं पाती, स्कूलिंग पूरी हो नहीं पाती, स्केयर सिटी वाली जिंदगी, जिसकी वजह से अगेन बर्थ लेती है पॉवर्टी। अब समझ में आया, ठीक है। लेबर सप्लाई, इट रेफर्स टू सप्लाई ऑफ लेबर, इसको देखा जाता है कितने दिनों के लिए पर्सन अवेलेबल है काम करने के लिए, मैंडेज कहा जाता है इसको, जहां पर वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर एट डिफरेंट वेज रेट्स, अलग अलग वेज रेट्स पे अलग अलग वर्कर्स जो अवेलेबल है, ठीक है। अब ये जो मैन डे होता है, क्या होता है, ये मैं बता देता हूं आपको, देखो। एक मैन डे अगर आपको बोलना है, अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये पेंडिंग क्वेश्चन है यूपीएससी के अंदर बहुत सालों से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली 1 मैन डे रेफर्स टू 8 आवर्स ऑफ वर्क। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, और बड़े सारे, चलो ऑर्गेनाइज सेक्टर की भी बात कर लो, क्या इस मैन डे के कंसेप्ट को वैल्यू करा जाता है, क्या इसकी इज्जत करी जाती है। हर कोई जान लेना चाहता है ना। अर्पित, फिक्स्ड वर्क आवर्स हैं क्या काम के, बताओ, वर्क फ्रॉम होम में कभी भी कराते हैं ना, और कितना भी कराते हैं, और क्या इस लेवल से ब्रीच भी हो जाता है कभी कभार 8 घंटे से, डेली का शेड्यूल है कि नहीं। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इस चीज की काफी ज्यादा कदर निकल कर आ रही है, और शाइनी और मयूर, आप लोगों को जो मैंने पहले बात भी बताई थी, जो एक कंसेप्ट आ रहा है यूरोपियन कंट्रीज में उभर कर, पीरियड्स लीव का, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, इसकी भी बड़ी इज्जत चल रही है। दिस इज अ वेरी बेसिक बायोलॉजिकल थिंग इन अ फीमेल बॉडी। अगर वो उन दिनों काम नहीं कर पा रही है तो उसको छुट्टी दो, या कर भी पा रही है, लेकिन चलो ठीक है, हर किसी के अलग अलग रिकॉर्ड होगा पीरियड्स का, मेंस्ट्रुअल साइकिल सबकी कोई साथ में थोड़ी ना स्टार्ट होती है किसी भी फीमेल की, लेकिन जब भी है तो क्या उसे वो 4 से 5 या 6 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये मैंने आपको बताया था दैट यू शुड प्रेजेंट दिस ओपिनियन इन योर इंटरव्यू, कि ऐसे क्या मेजर चेंजेस आप मतलब लेकर आओगे
अपने डिस्ट्रिक्ट में या फिर कुछ भी करके अपने ऑफिस वगैरह में, जो आज तक किसी ने ना सोची हो। तो मैंने आपको बताया था ट्रांसजेंडर्स के लिए वॉशरूम बनाना और ये पीरियड्स लीव का कंसेप्ट को अप्लाई करना। तो अगर वो आपसे बोलें कि ये फिर कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे या फिर ये कैसे ठीक होगा, ऐसे तो फिर शॉर्टेज ऑफ स्टाफ नहीं बढ़ेगी, वो को बोलना। तो बोलना मैम वो फीमेल्स की एक, क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल उनकी प्रॉब्लम होती है। जस्ट बिकॉज ये मेल्स में नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती किसी भी सिचुएशन के टाइम पर उनको बुलाना ही है। फिर मूड स्विंग्स होकर वो फटेगी किसी के ऊपर, तब भी फिर दिक्कत होनी है सबको। हाँ, आप बोल रहे हो भारत में ऑलरेडी इतनी छुट्टियां वगैरह हो जाती हैं, इनको एक्स्ट्रा वो देना, लेकिन दैट इज अ डिमांड, सिचुएशन बेस्ड जो अराइज हुई है। हाँ, हाँ, तो उनसे बोलो कि सर आपकी और मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होते, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको अधिकार नहीं है। बिकॉज द काइंड ऑफ पेन, सफरिंग्स एंड मूड स्विंग्स दैट अ फीमेल गोज थ्रू, वो वही समझ सकती है सर, हम नहीं समझ सकते। शाइनी, मुझे एक बात बताओ, ऑन रिकॉर्ड ये आसान होता है क्या उन दिनों कोई आपसे दौड़ भागी करवाए, या फिर अगर आप आईपीएस ऑफिसर हो तो गोलियां चलवाए, या फिर कहीं पर आप जाओ? नहीं होता ना आसान। दर्द नाम की चीज एक सेकंड, दर्द नाम की चीज क्या उन 5 दिन किसी बॉडी में नहीं होती, किसी फीमेल बॉडी में? स्टमक क्रैम्प जैसी कोई चीज नहीं होती क्या? स्टमक क्रैम्प्स इजी है हैंडल करना, कि मतलब एक एक फ्लोर से कूद लोगे आराम से? होता है कि ऐसा, बताओ हाँ या ना? शॉर्टेज ऑफ स्टाफ का प्रॉब्लम ऐसे एड्रेस होगा कि या तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्रिएट जाती है। घुमा फिरा कर जब हम टॉपिक ही हमारा यही है, और हमारे देश की जो एक रियलिटी है, एक वास्तविकता है, वो यही है कि इसकी शॉर्टेज है। और या जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टाफ का शॉर्टेज जनरली नहीं होगा अगर चलो ज़्यादा की ज़्यादा वर्कफोर्स ना भी बढ़ाई जाए, थोड़ी सी बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी हर एक डिपार्टमेंट वगैरह में, लेकिन अगर नहीं भी करा जाता है तब भी नहीं होगा। बताओ क्यों नहीं होगा? क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल और सबकी छुट्टी क्या एक साथ होगी? बताओ जरा। देयर शुड बी अ पर्टिकुलर लेडी ऑफिसर, आपको कहना चाहिए, जो कि चेक करेगी, और उसके पास ऑन रिकॉर्ड ये चीज होनी चाहिए कि किसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होती है, और उसको बोल दिया जाए कि अब यू कैन टेक अ लीव। अब ये चीज क्या जरूरी है कि सारी की सारी फीमेल आपसे सेम टाइम पर टकराएंगी, कि जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ही दिन पे शुरू होती है और एक ही दिन पे खत्म होती है? ऐसा होगा क्या? बता दो जरा, ये तो लॉजिकली बात सोचकर बता दो। समझ गए? और कुछ कुछ जो उनका काम है, तो उनसे ये बोला जाता है कि जब जब आप ये बोल सकते हो कि जब जब उनको बोला जाए कि जो जो चीज़ें घर से हैंडल हो सकती है, किसी की रिपोर्ट कोई प्रिपेयर होकर दी जा सकती है, तो आप घर से दे लीजिए। और इसमें एक चीज हम ये भी कर सकते हैं कि इस लीव को हम लोग वॉलंटरी भी कर सकते हैं। दिस इज द मच बेटर ऑप्शन, है ना, कि जिनको ठीक लगे वो जल्दी आ जाओ, या फिर वो कर लो। लेकिन फिर आप मयूर एक चीज जानते ना कि शायनी, हिंदुस्तानी तो फिर हिंदुस्तानी है ना, है ना। अरे क्या करना, छोड़। दंगे दंगे हो रहे तो हमने थोड़ी ना करवाए हैं। हम बात करेंगे इसके बारे में सोसाइटी के कंटेक्स्ट में, ठीक है। लेबर सप्लाई इज ऑलवेज रिलेटेड टू वेज रेट। सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो बढ़ भी सकती है और गिर भी सकती है, इवन व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अब ये चीज कैसे? जब वर्कर्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ वर्कर्स अगर कांस्टेंट है, तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ और गिर कैसे सकती है? नंबर ऑफ वर्कर्स, वो तो ठीक है, लेकिन अभी अपने ऊपर पड़ा ना, विलिंगनेस टू वर्क। जरूरी नहीं है हर कोई काम कर रहा हो। काम वालियों काम वाली जो घर पे मेड अगर आती हैं, तो कितनी छुट्टी एलोकेटेड होती है उनको एक महीने में? कितनी देना पसंद करती है मम्मियां, मतलब? 4। लेकिन क्या 4 से हमेशा 4 ही होती है? इतनी कोई अच्छी है ना, कुछ ये हो गया वो हो गया, ठीक है। जैसे मेड को जनरली आप ऐसे कभी भी निकाल देते हो, वो निकाल देते हो जब आपको सरकारी अफसर आप बन जाते हो, और आपको जब क्वार्टर्स वगैरह एलोकेट होते हैं, उसमें जो सरकारी सर्वेंट्स एलोकेट होते हैं, आप किसी भी प्रकार की उनके साथ बदतमीजी या उनके ऊपर हाथ उठाने आप कतई नहीं कर सकते।
यहाँ तक हो सकता है कि आपके खिलाफ कोर्ट केस वगैरह पूरा का पूरा चल के आपको अपनी एसडीएम आईपीएस आईएएस की नौकरी से इस्तीफा देना पड़ जाए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि कभी अकड़ ऐसे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पर कभी मत निकालना। लेबर फोर्स, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ पर्सन जो कि एक्चुअली वर्किंग हैं या दोज हु आर विलिंग टू वर्क। ये वेज रेट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होता। अब जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे, ये वाला कंसेप्ट के ऊपर अगर मैं वापस आऊं, लेबर सप्लाई हमेशा वेज रेट से रिलेटेड होती है। ये इसलिए ना क्योंकि जिस वेज रेट पर काम करने के लिए लोग मानेंगे तो उतनी तो लेबर सप्लाई होगी इकोनॉमी के अंदर। बताओ हाँ कि ना? ये वाला पॉइंट के ऊपर मैं एम्फेसाइज करना भूल गया, सॉरी। लेबर सप्लाई तो उतनी होगी ना कि जितना वेज रेट अवेलेबल। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई ये कहने लग जाए आज के टाइम में कि एक कंपनी है वो लोगों को हायर कर रही है, वर्क फ्रॉम होम दे रही है, 8 घंटे काम करना है और वो 1 लाख रुपए दे रही है महीने के, बताना मयूर कितने लोग अप्लाई नहीं करेंगे इसके लिए? है ना? बहुत सारे लोग अप्लाई कर देंगे, बताओ अर्पित नहीं करेंगे क्या? सुनने में बहुत ल्यूक्रेटिव लग रहा है ना? लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे जो लोग हैं, अब शाइनी प्राइवेट नौकरी वगैरह करना इतना आसान क्यों नहीं लगता है? हमें पता है कॉल सेंटर्स वगैरह में जान निकाल देनी उन्होंने, 10,000 12,000 से ज़्यादा सैलरी मिलनी नहीं है, जिससे कुछ भी नहीं होना है। बाकी और किसी चीज़ के लिए पर्सन टाइम नहीं निकाल सकता। तो वेज रेट जो इकोनॉमी के अंदर चल रही होती है ना, ये वेज रेट मयूर वही है जो हम ऊपर बात कर रहे थे ना, करंट वेज रेट। उस पर पर्सन विलिंग भी तो होना चाहिए ना, तभी तो लेबर सप्लाई बढ़ लेगी। तभी तो ये वाला पॉइंट कनेक्टेड है कि सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ भी सकती है, गिर भी सकती है, भले ही वर्कर जो है वो कांस्टेंट हो। अब वर्किंग एज पॉपुलेशन वर्कर्स ही तो है ना। देखिए सबके सब काम करने को क्यों नहीं मान जा रहे हैं बताओ? हर कोई पर्सन जो घर पे बैठा हुआ है, वो आप देखते रहते हो उसको, वो कोई काम नहीं कर रहा है, या कोई भी जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि काम करना चाह रहे हैं, तो मॉल में पोछे लगाने वाले, मॉल के अंदर वॉशरूम साफ करने वाले, या किसी दुकान के अंदर काम करने वाले, इतनी सारी जॉब्स खाली पड़ी हुई हैं, लोग अप्लाई को नहीं कर रहे हैं। वेज रेट, वेज रेट। और यहाँ पर एक और चीज़ होती है वैसे, पता है, ये हालांकि ये प्योरली बुक इकोनॉमिक्स के परस्पेक्टिव से बात कर रही है यहाँ पर, लेकिन सोसाइटल एंगल भी होता है। अर्पित यही काम जाकर वॉशरूम वगैरह साफ करना, मैकडी केएफसी में काम करना, लोग कनाडा यूएसए में तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं। यहाँ हमारा एक सोसाइटल परस्पेक्टिव भी है कि आप अच्छे परिवार से होते हुए अगर मान लो कि अर्पित आप गाड़ी साफ करते हुए मिल जाओ किसी की, या कुछ ऐसा मीनियल काम करते हुए मिल जाओ किसी का, तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए थोड़ी ना पढ़ाया है माँ बाप ने। स्टीरियोटाइपिंग बहुत ज्यादा। लेकिन कमाई तो कमाई है भाई। मयूर इस पर्पज से काम कर रहा है KFC में, मतलब मान लो कि भैया मुझे यहाँ का जो चीजें हैं वो बहुत चटोरापन बहुत पसंद है, और रात को जब सारे कस्टमर चले जाते हैं तो भर भर के 120 300 बर्गर खाने को मिलते हैं। आपकी मर्जी। लेकिन ये ओपन माइंडेडनेस वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के अंदर, तो ये वो हालांकि आपको इकोनॉमिक्स एंगल ही देगी, लेकिन मैं एक एडिशनल बात बता रहा हूँ। लेबर फोर्स क्या है? इट इज नॉट रिलेटेड टू वेज रेट। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क। ठीक है, अब विलिंग टू वर्क अगर है तो एक बात बताओ, ये वेज रेट से रिलेटेड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, लेकिन जनरली नहीं होता है, क्योंकि जो एक्चुअली वर्किंग है, चलो उनको तो मतलब वर्क इस वजह से कर रहे हैं कि उनको कुछ ना कुछ सैलरी मिलेगी, चाहे जितनी भी मिलेगी, और ऑब्वियस सी बात है उनको पता होगा जो वो काम कर रहे थे इसमें कितना पैसा है। ठीक है, लेकिन दोज हु आर विलिंग टू वर्क, वो मतलब अपना घर चलाने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए, दो वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए एक ऐसे वेज रेट पर काम करने के लिए मान गए हैं जो कि उनको ठीक लग रहा है। इसलिए तो हर एक फील्ड के अंदर हमें आसपास के समाज के अंदर हर जगह हर तरह के लोग मिल जाते हैं काम करने वाले। मूंगफली का ठेला लगाने से लेकर, मोमोज लगाने वाले से लेकर, राशन की दुकान पर राशन के मालिक से लेकर, काम करने वालों से लेकर, रेलवे स्टेशन पर झाड़ू पोछा लगाने से लेकर, MNC में गाड़ी से उतरने वाला जो उसकी गाड़ी जो ड्राइवर चला रहा है वहां से लेकर, हर तरह के लोग मिलते हैं हमें क्या कहते हैं सोसाइटी में, इकोनॉमी में। सड़क पर झाड़ू लगाने वाले, घर के अंदर काम करने वाले, प्लम्बर, मिस्त्री, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इलेक्ट्रीशियन, और बड़ी बड़ी MNCs।
जिनके अंदर लोग काम कर रहे हैं डिग्रियाँ वगैरह लेकर। तो इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, नॉट इन टर्म्स ऑफ मैन डेज और परसेंटेज कि कितने घंटे पर्सन काम कर सकता है। एक ही बात है, ऐसे कह लो उसको चाहे कुछ भी कह लो, इसको नंबर ऑफ पर्सन के बेसिस पर देखा जाता है। और हमारा इंडिया शायद से इसी चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लेता है, उससे तो मतलब ही नहीं है मैन डेज और परसेंटेज से, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर हो चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो। ठीक है, लेबर सप्लाई के अंदर मैन डे का कंसेप्ट होता है, 8 घंटे ऑफ वर्क इज रिलेटेड टू 1 मैन डे, और लेबर फोर्स के अंदर लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वर्क फोर्स इट रेफर्स टू नो इट रेफर्स टू ओनली दोज पर्सन हु आर एक्चुअली वर्किंग। यहां पर विलिंगनेस टू वर्क को देखा नहीं जाता, जो एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं, ऊपर देख रहे हो एक्चुअली वर्किंग प्लस विलिंगनेस टू वर्क, वो लेबर फोर्स है। लेकिन आज आपने पहली बार मतलब जाना कि वर्क फोर्स और लेबर फोर्स जब भी अखबारों में देखने को मिले तो क्या होता है, वर्क फोर्स जो एक्चुअली लोग अभी जिनके पास रोजगार है, इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट दोज हु आर विलिंग टू वर्क। ठीक है, ओके। अ बैगर, अ थीफ और गैम्बलर, इनको वर्कर नहीं माना जाता। शाइनी देख रहे हो, क्यों नहीं माना जाता? नहीं नहीं, विलिंग टू, अरे विलिंग टू वर्क क्यों नहीं है? तुम बच्चे सप्लाई नहीं कर रहे हो बांग्लादेश में? विलिंगनेस तो पूरी पूरी है, चोरी नहीं कर रहे हो, बताना जरा। पूरी पूरी विलिंगनेस है तुम्हारी। लेकिन यहाँ पर क्यों, हमने क्या रूल पढ़ा था नेशनल इनकम के अंदर, एक्टिविटीज एक ऐसी मानी जाती हैं अनप्रोडक्टिव एंड इलीगल। हाँ, कई लोग ये भी कहते हैं, आपने सुना होगा अखबारों में पक्का अर्पित कि बेगिंग को एक पनिशेबल ऑफेंस बना देना चाहिए, है ना। पता चला वो आए जैसे मांगते मांगते कुछ लेने वो करके, है ना, और शाइनी सोच। हाँ हाँ, सही बात है। नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है? लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को माइनस कर दो, ठीक है, अनएम्प्लॉयड लोग निकल जाएंगे। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अपॉन टोटल वर्क फोर्स इंटू 100। प्रपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। टोटल पॉपुलेशन है यहाँ पर, ठीक है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये आपने अक्सर करंट अफेयर में पीटी वगैरह में सुने होंगे। इसको निकाला जाता है लेबर फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन 200 एंड वर्क फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन 200। और ये लेबर फोर्स और वर्क फोर्स की डेफिनेशन अब आपको अलग से पता है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन पर लैख ऑफ रियल जीडीपी। हर 1 लाख रियल जीडीपी जो होगी उसमें से उसको देखते हुए कितने लोग एम्प्लॉयड है, इसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी। किस हद तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं या फिर खत्म हो रही हैं देश के अंदर। ठीक है, ये कुछ कुछ कंसेप्ट हैं। और जो एम्प्लॉयमेंट जो तीसरा पिलर है ना दोस्तों इस चैप्टर का, उसके अंदर आपको बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे याद करने पड़ेंगे। थोड़ा सा इसमें माइक्रो लेवल पे जाना पड़ेगा आपको, खोद खोद कर चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। लेकिन फिर भी मुझे बता दो, कोई दिक्कत लगी यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम बताओ। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।